हाय फ्रेंड्स, बीके स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग भौतिक विज्ञान का जितने भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और यह वीडियो यानी भौतिक विज्ञान का वीडियो आपका 3 वीडियो होने वाला है। आज तक बीपीएससी के द्वारा इससे 127 प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में 30 से 40 क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, तांबा में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? हाइड्रोजन में जो होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक यानी प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक यानी ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्ध्य का, ऊर्जा का, आवृत्ति का, वेग का। एंड उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्ध्य का इकाई होता है। एक एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय का, गति का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम सभी लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में नापा जाता है, मीटर पर सेकंड में नापा जाता है, रेडियन में, वाट में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। राइट आंसर ए होगा। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल होते हैं, किस चीज़ के होते हैं? सोडियम सिलिकेट का, सोडियम डाइऑक्साइड का, जर्मेनियम ऑक्साइड का, टाइटेनियम ऑक्साइड का। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो 5 का राइट आंसर क्या होने वाला है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। राइट आंसर बी होगा। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप से इसमें कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिसकी वाणिज्यिक उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं तथा क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ये प्रश्न अभी हम लोग आगे देखें तो राइट आंसर क्या होगा? आवृत्ति। आवृत्ति मापा जाता है।
आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत एच जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति सुन सकने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति इकाई है एम्पियर का, वोल्ट का, कूलम्ब का, वाट का। तो विद्युत शक्ति किसका इकाई है? वाट का। विद्युत शक्ति कार्य बटे समय, यानी निकालने का फार्मूला होता है विद्युत शक्ति कार्य बटे समय। विद्युत शक्ति एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा होती है। क्या सीमा होती है? 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम, 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। राइट आंसर बी होने वाला है। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी, तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसका सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में, यह मान 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम होगा तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। एनसीईआरटी में हमने क्या देखा है? एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन करें जो सबसे निकटतम हो। देखिए, सौर विकिरण में किस परास में दिखता है? सौर विकिरण किस परास में दिखता है? 9। तो ये आ गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 400 से 700 यहाँ दिया है, 400 से 700। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हाइग्रोमीटर किस में मापा जाता है? 10 का राइट आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल के सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रवों, जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन और न्यूटन मीटर। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन वर्ग मीटर। किसी तत्व तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब मात्रक है किग्रा वर्ग सेमी का, किग्रा पर सेमी, किग्रा पर मिमी, किग्रा पर घन सेमी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? 12 का ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, दाब का मात्रक इसमें से कोई नहीं होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो राइट आंसर दाब जो है एक अदिश राशि है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उन दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल का, बल का, विकृति का, दाब का। तो राइट आंसर क्या है? विकृति का जो है मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। जब एक दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। यानी दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण अनेक रंग की और सुंदर दिखाई देती है। 17, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 17 का राइट आंसर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा राइट आंसर होने वाला है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिकीय या न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अवस्थित रूप से न्यूक्लियस कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशयुक्त मूलभूत कण तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। इसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई। अगला प्रश्न हमारा है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, उबलना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ये हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। 19, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है क्वथनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर यानी त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वह त्रिक पॉइंट, त्रिक बिंदु कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण के लिए स्वरूप 611.657 पास्कल आंशिक वायुदाब पर
273.16 कैलोरी जल का त्रिक बिंदु है जिस पर द्रव्य जल ठोस बर्फ और जल वाष्प के साथ एक साथ पाए जा सकते हैं। यानी तीनों जो है द्रव ठोस बर्फ और जल तीनों एक साथ पाए जा सकते। 20 कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, अनावेशित कण है, अनावेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं। अनावेशित कण है। कॉस्मिक किरणें जो है अनावेशित कण होते हैं। प्रश्न नंबर 21 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? ग्लोबल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जनरेशन के लिए, गूगल के लिए। तो 21 का राइट आंसर यानी जनरेशन के लिए ये उपयुक्त होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल्ड, ऑस्टिन। तो रडार का आविष्कारक कौन था? तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? ये यानी रॉबर्ट वाटसन थे। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाट ने 1935 में पहली प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमले से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। प्रश्न है गार्ड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसन, मेसन, पॉजिट्रॉन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 23 का राइट आंसर हिग्स बोसन, बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिग्स बोसन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स या बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। अगले प्रश्न पे सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1928 में, सन 1930 में, सन 1932 में, सन 1950 में। तो नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर बेकटरम थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार भारत संबंध विजेता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में दिया गया 1983 में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया 1979 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 1998 में। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया शांति के क्षेत्र में 2014 में।
बी रामकृष्णन को दिया गया रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1909 में, और अभिजीत बनर्जी को दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1919 में। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, हेम्सी डेवी, गैलीलियो ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज किया था। 26। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर, जेम्स वाट और हेम्फी बोन ब्राउन। राइट ब्रदर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन बराबर है किसके? 1/10 मिमी के, 1/100 मिमी के, 1/1000 मिमी के, 1/10,000 मिमी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, 1/1000, यानी 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻³ मीटर मिलीमीटर के बराबर होता है। अगले प्रश्न 28, 40 डिग्री सेल्सियस का माप फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो 104 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 75 फ़ारेनहाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 28 का राइट आंसर जो हमारा होगा 104 फ़ारेनहाइट होता है। F = 9/5 C + 32, जहाँ C जो है सेंटीग्रेड ताप को प्रदर्शित कर रहा है, F जो है फ़ारेनहाइट ताप को प्रदर्शित कर रहा है। तो F = 9/5 × 40 + 32। इसको डिवाइड करेंगे तो 72 + 32 104 फ़ारेनहाइट, यानी 40 डिग्री सेल्सियस ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर 104 फ़ारेनहाइट होगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए, पदार्थों की संरचना निर्धारण करने के लिए, रंगीन पदार्थों के प्रभावी अवशोषण के लिए, और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। लोलक की कालावधि होती है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, ताप क्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक का कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, भार और त्वरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और वेग। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग होता है। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का A = V - U/T, A = U + VT, A = U + U सॉरी A = V + U/T, A = V + U/2। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? 32 का राइट आंसर A = V - U/T होता है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो राइट आंसर आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। यह तीनों जो है सदिश राशियां हैं, ये जो है अदिश राशि है। अगला प्रश्न संख्या 34, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 किमी दूरी से तात्पर्य है, 1 किमी दूरी से क्या तात्पर्य है? 1000 मीटर। राइट आंसर सी हो जाएगा 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 ग्राम के, 10⁻⁻9 ग्राम के, 10⁻⁻12 ग्राम के, 10⁻⁻15 ग्राम के। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 10⁻12 ग्राम के। अगले प्रश्न में चला प्रश्न है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार
द्वारा लग रहा बल है। लिफ्ट के भार 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। लिफ्ट के भार 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के भार 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? 37 का। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पंखा एक रबड़ की गेंद यदि एक पंखा एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात से एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहा है तो पंखा सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा। रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी। तीनों एक साथ पहुंचेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? तीनों एक साथ वायु में ध्वनि की तरंग होती है, तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय, ध्रुवीकृत। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 39 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य होती है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा, आसवन के द्वारा, क्रोमैटोग्राफी के द्वारा, आंशिक आसवन के द्वारा। तो 40 का राइट आंसर ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर यह आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।